पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था स्योकजू को जेल से रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस वाले उस किलर को पकड़ने के लिए स्योकजू की हेल्प लेना चाहते थे और स्योकजू ने उनकी हेल्प के बदले यही कंडीशन रखी थी कि उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाए। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलता है तो बाहर जोयोन खड़ी थी, वो उसे पिक करने के लिए आई हुई थी। अब क्योंकि वो एक क्रिमिनल था इसीलिए उसको हर वक्त मॉनिटर करने के लिए एक जेल के गार्ड को भी उसके साथ भेजा जा रहा था। ऑफिसर पार्क उसके पैरों में एक डिवाइस भी लगाता है ताकि वो स्योकजू के लोकेशन को हर वक्त ट्रैक कर सके। अगले सीन में हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर स्योकजू को रखा जाने वाला था। मूचैन जोदैन से स्योकजू के बारे में पूछता है। जोदैन बताता है उसका डिवाइस एक्टिव हो चुका है और उसका सिग्नल यहाँ पर आ रहा है और साथ ही में उसका सिग्नल जोयुन के स्मार्ट वॉच में भी जा रहा है। फिर मूचैन जोयुन को कॉल लगाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि अगर स्योकजू की मदद से वो किलर पकड़ा गया तो फिर स्योकजू को फ्री कर दिया जाएगा। अगले सीन में जोदैन मूचैन के पास भागते हुए आता है। वो मूचैन को बताता है कि गीचुल की वाइफ के फोन में उन्हें कोई मैसेज तो नहीं मिला, लेकिन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप में एक मैसेज टाइप किया हुआ था जिसमें लिखा था जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई उस दिन किसी ने उसे ब्लैकमेल किया था। इसीलिए मूचैन दोबारा से सीसीटीवी चेक करता है जिसमें उसे एक आदमी दिखता है। उसने हेलमेट लगाया हुआ था। उसे देखकर मूचैन को ऐसा लगता है कि इस आदमी की फिजिक वैसी ही है जिस आदमी से उसने स्योकजू के घर में लड़ाई की थी। फिर मूचैन पूछता है गीचुल के घर से कुछ मिला क्या, तो एक डिटेक्टिव बताता है कि उसके घर से एक बॉक्स मिला है जिसमें किसी रशियन बच्चे की फोटोज थी। फोटोज में गीचुल की वाइफ उसी बच्चे के साथ थी। मूचैन को ऐसा लग रहा था कि किसी ने गीचुल की वाइफ को उसी बच्चे के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया होगा, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड को बार से बाहर आने के लिए बोला होगा। जिसके बाद गीचुल की जान चली गई। उसे उस टैक्सी ड्राइवर पर भी शक था क्योंकि वो गीचुल के फ्यूनरल में आया था। अगले सीन में हम जोयुन को देखते हैं जो स्योकजू को लेकर वहाँ पर पहुँच गई थी। अब उसे वहाँ से एक आइसोलेशन रूम में लेकर जाना था। उसके रूम में पहुँचते ही पता चलता है कि वहाँ पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी और ऑफिसर पार्क का रूम स्योकजू के रूम के बाजू में ही था। उसके बाद मूचैन स्योकजू से कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो। अगर गलती से भी ये किसी को पता चला तो ये सब कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद मूचैन उसे एक लिस्ट देकर डॉग मास्क वाले आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है। इस पे स्योकजू बोलता है कि अगला किलिंग वोट जल्दी ही आने वाला है, इसीलिए हमें पहले उसके अगले टारगेट को ढूंढना चाहिए। मूचैन कहता है हमें पहले उस डॉग मास्क वाले आदमी को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। तो स्योकजू हंसते हुए बोलता है कि वैसे भी अगला टारगेट तो कोई क्रिमिनल ही होगा ना। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी क्रिमिनल के मरने पर मूचैन को जरा भी अफसोस नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि अब से सारा कम्युनिकेशन मैं जोयुन से करूंगा, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। मूचैन कहता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो, किससे बात करना है और किससे नहीं ये पुलिस डिसाइड करेगी, तुम डिसाइड नहीं करोगे। इस पे स्योकजू कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे दोबारा जेल जाने में कोई परेशानी नहीं है। अब इसलिए मूचैन को भी उसकी बात माननी पड़ जाती है। उसके बाद वो मूचैन से कहता है कि मैं डॉगमास की बोली हुई बात को भूल नहीं पा रहा हूँ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब स्योकजू की बेटी के किलर को रिलीज कर दिया गया था तब मूचैन बहुत गुस्से में आ गया था। उसने गुस्से में कहा था कि मैं इस लीगल सिस्टम को नहीं मानता हूँ, मेरा जस्टिस रैशनल है। और यही सेम बात डॉगमास वाले आदमी ने भी बोली थी। स्योकजू कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉगमास को। दूसरी तरफ हम जोयुन को देखते हैं। जब वो स्योकजू से मिली थी तब उसने उसको हिंट दिया था कि अगला टारगेट कोई मिलिट्री वाला आदमी हो सकता है। अब वो इसी चीज से रिलेटेड न्यूज पढ़ रही थी, ऐसे केसेस जहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद भी कल्प्रिट को जेल नहीं हुई थी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर जोयुन सब लोगों को बता रही थी कि पिछले 5 सालों में 1400 से भी ज्यादा सेक्स क्राइम हो चुके हैं। अब उसी में से वो कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो किलर का अगला टारगेट हो सकता था। अब वो लोग एक एक करके सारे लोगों के पास जाते हैं और उनको एक डिवाइस देते हैं। कहते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस डिवाइस को प्रेस करना, हमें पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो एक डॉक्टर को पकड़कर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी बेटी को वापस लाओ। वो डॉक्टर सबके सामने अच्छा बनकर उस आदमी को अपने साथ ले जाता है और फिर बाथरूम में ले जाकर उसको बहुत टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ हम जोयुन को स्योकजू के साथ देखते हैं। वो साथ में उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो किलर का अगला टारगेट हो सकता था। इस तरफ हम उसी डॉक्टर को देखते हैं। उसे अपने लैपटॉप में किसी का मैसेज आया हुआ था। उसके लैपटॉप में बहुत सारे वीडियोस रखे हुए थे जो उसने गलत तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ही बनाए थे। उसके बाद वो उन वीडियोस को बेचने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नर्स आकर किसी काम के सिलसिले में उसे बाहर लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं किसी ने उसके लैपटॉप को हैक कर लिया था और वो उसके सारे वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर देता है। अगले सीन में हम जियोन को देखते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही वो जोमिन को सामने से आता हुआ देखता है तो वो फोन कट कर देता है। जोमिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए आई हुई थी। वो कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, इसलिए तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जियोन उसे किसी बहाने से कैंटीन भेज देता है और खुद बात करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम जोयुन को देखते हैं। जोयुन स्योकजू के सस्पेक्ट लिस्ट में स्योकजू के बेटी के किलर के पेरेंट्स को
को देखती है जो अब मर चुके थे। सेओक्जू कहता है वो दोनों काफी अच्छे लोग थे। वो दोनों उसके पड़ोस वाले घर में ड्राइवर और मेड का काम करते थे। वो लोग उसके लिए खाना भी लेकर आते थे, यहाँ तक कि वो उसकी बेटी को स्कूल तक छोड़ने भी जाते थे। तो जोयून कहती है तुम्हारे लिए ये बात बहुत शॉकिंग होगी कि उनके बेटे ने ही तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया। उसके बाद सेओक्जू बताता है कि वो दोनों किसी असेंबली वुमन के लिए काम करते थे। वो बताता है कि असेंबली वुमन का छोटा बेटा बहुत ही कमजोर था। फ्लैशबैक सीन में हम असेंबली वुमन मिन के साथ मिन्सू को देखते हैं। उस टाइम पर मिन्सू सेओक्जू की बेटी को बहुत ही घूर घूर कर देख रहा था। अब किलिंग वोट के ब्रॉडकास्टिंग का टाइम आ गया था। डॉगमा सबको बताता है कि इस बार तुम्हें जिसके लिए वोट करना है उसका नाम कैप्टन ओ है। वो कहता है कि मैं आप लोगों को उसका पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि वो मिलिट्री में रह चुका है और उसने बहुत सी लड़कियों को असॉल्ट किया है और उसी की वजह से एक लेफ्टिनेंट ने सुसाइड भी कर लिया था। इस तरफ पुलिस स्टेशन में सारे लोग बहुत ही टेंशन में आ गए थे क्योंकि उसने उस इंसान का पूरा नाम नहीं बताया था। उस सारे लिस्ट में 5 लोग ऐसे थे जिनका फैमिली नाम ओ था, जिनमें से 2 लोगों के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कोई फोटो नहीं थी। तभी वहाँ पर किसी का कॉल आता है। वो बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही अगला टारगेट हूँ। वो अपना नाम बताता है ओ ग्युनप्यू। ये उसी नाम में से एक था जिसकी डिटेल्स नहीं थे। जोदेन पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही अगला टारगेट हो। तो वो बताता है कि उसे एक पैकेज मिला है जिसमें वो फोटोज हैं जो उसने लेफ्टिनेंट किम के लिए थे। अब वो लोग तुरंत ही उसके एड्रेस पर निकलते हैं। अब डॉगमास किम के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अपने डैड के साथ रहती थी और घर में वो इकलौती कमाने वाली इंसान थी। जॉब के सिलसिले में उसने मिलिट्री ज्वाइन किया जहाँ पर वो कैप्टन ओ से मिली। उसने उसके साथ बहुत ही गंदी हरकतें की और फिर उसका फोटोज क्लिक करके उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। इस तरफ मुचेन जोयुन को कॉल करके बताता है कि उन लोगों ने अगले टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए तुम सेओक्जू को लेकर तुरंत वहीं पर आओ ताकि सेओक्जू उस आदमी को आइडेंटिफाई कर सके। इस तरफ डॉगमास वाला आदमी बताता है कि किम के सारे कलीग्स ने झूठा स्टेटमेंट दिया। ये कहा कि किम और कैप्टन ओ लवर्स हैं और एविडेंस नहीं होने की वजह से कैप्टन ओ बच गया और किम ने बाथरूम में ही सुसाइड कर लिया। अगले सीन में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम कैप्टन ओ था। वो डॉगमास के वीडियो को देखकर बहुत डर गया था। डर कर वो पुलिस को कॉल लगाता है। वो कहता है कि किलिंग वोट का अगला टारगेट वही है और उसे प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरी तरफ जोयुन सेओक्जू को लेकर निकल रही थी। तभी वो लेफ्टिनेंट किम के बारे में एक आर्टिकल पढ़ती है। उसको पता चलता है कि वो एक नर्स थी। इसका मतलब ये है कि कैप्टन ओ भी मेडिकल फील्ड से ही होना चाहिए, लेकिन अभी वो जहाँ पर जा रहे थे वो एक पेस्टर था। इस तरफ मुचेन को समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों में से असली कैप्टन ओ कौन है। वो डॉक्टर मुचेन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वही कैप्टन ओ है। वो बोलता है कि मैंने डर के मारे अपना कैबिन भी बंद कर लिया है। तभी हम जीहुन को देखते हैं जो अंदर से ही निकल रहा था। इस तरफ सारे डिटेक्टिव उसी चर्च में पहुंचते हैं जहाँ से पेस्टर वाले फोन का सिग्नल मिल रहा था। वहाँ पर उन्हें एक फोन मिलता है जिसके अंदर एक डिवाइस लगा हुआ था। इस डिवाइस को यूज करके एक नंबर को 2 फोन में यूज किया जा सकता था। इस तरफ हम मुचेन को देखते हैं जो उसी आदमी से बात कर रहा था। वो मुचेन से पूछता है कि क्या तुम सच में उस घटिया इंसान को बचाना चाहते हो। इतना बोलकर वो फोन तोड़ देता है। जोयुन भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। मुचेन उसको कॉल करके बताता है कि जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक तुम कैप्टन ओ को प्रोटेक्ट करो। इस तरफ जीहुन कैप्टन ओ के कैबिन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकलने ही नहीं देता। वो कहता है कि अगर तुमने दरवाजा खोला और वो किलर बाहर रहा तो मैं मर जाऊंगा। तब तक जोयुन भी वहाँ पर आ गई थी। वो इतना डरा हुआ था कि वो दरवाजा ही नहीं खोलता। वोटिंग के रिजल्ट्स भी आ चुके थे और 72% लोगों ने उसके मरने के फेवर में वोट किया था। डॉगमा सब उस डॉक्टर का चेहरा रिवील कर देता है। वो कहता है कि अब ये हॉस्पिटल में काम कर रहा है और वहाँ भी वो अपने पेशेंट्स का वीडियो बनाता है। इस तरफ सेओक्जू किसी डिलीवरी वाले आदमी को देखता है जो अपना चेहरा छुपा रहा था। वो जोयुन को बताता है कि इसको मैंने पहले भी देखा है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वो डिलीवरी वाला आदमी सेओक्जू के घर पर आया था। वो आदमी वहाँ से भागने लग जाता है तो जोयुन भी उसके पीछे जाती है। ऑफिसर पार्क नोटिस करता है कि उस आदमी ने वहाँ पर एक पैकेज छोड़ दिया था। सेओक्जू उसको हटने के लिए बोलता है। तभी उस बॉक्स के अंदर से एक ब्लास्ट होता है और वहाँ के सारे लोग भागने लग जाते हैं। सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के सारे दरवाजे बंद थे और खुल ही नहीं रहे थे। उसी अफरा तफरी के बीच सेओक्जू भी कहीं पर गायब हो गया था, इसलिए ऑफिसर पार्क उसी को ढूंढ रहा था। उसी टाइम पर हम मिन्सू को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था और पुलिस की सारी बातें सुन रहा था। उसे समझ में आ गया था कि सेओक्जू यहीं पर है। इस तरफ कैप्टन ओ के कैबिन के बाहर से नॉक होता है। बाहर का आदमी कहता है कि हम लोग बॉम्ब स्क्वाड से हैं और हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। इस तरफ मुचेन भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। सारे लोग दरवाजे के पास खड़े थे, इसलिए वो एक कार को चलाते हुए दरवाजे के पास ले जाता है ताकि दरवाजा तोड़ सके। इस तरफ जोयुन उसी डिलीवरी वाले आदमी के पीछे भाग रही थी। दूसरी तरफ हम सेओक्जू को देखते हैं जो बाहर की तरफ जा रहा था और उसने अपना मास्क भी निकाल दिया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है।